चैप्टर 34 सुबह 3 बजे हवा बहुत तेज चल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि विक्टोरिया बिना किसी खतरे के जमीन के पास खड़ी नहीं रह सकती थी। वो लगभग एक तरफ गिर गई थी और सरकंडों ने रेशम को इतनी बुरी तरह से रगड़ा कि ऐसा लग रहा था कि वे उसे फाड़ देंगे। हमें यहाँ से जाना होगा, डिक, डॉक्टर ने कहा। हम इस स्थिति में नहीं रह सकते। लेकिन डॉक्टर, जो का क्या हुआ? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर तूफान मुझे 1000 मील उत्तर की ओर ले जाए तो भी मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ हम सभी की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। क्या हमें उसके बिना ही जाना होगा? स्कॉट ने गहरे दुख के साथ पूछा। और फिर, क्या आपको लगता है, फर्ग्यूसन ने जवाब दिया, कि मेरा दिल भी आपके दिल की तरह नहीं रोता? क्या मैं केवल एक अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं कर रहा हूँ? मैं पुनर्तः आपके आदेश पर हूँ, शिकारी ने उत्तर दिया। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उनके जाने में असामान्य कठिनाई थी। लंगर, जो बहुत गहराई से फंस गया था, उसे अलग करने के उनके सभी प्रयासों का विरोध कर रहा था, जबकि गुब्बारा विपरीत दिशा में खींच रहा था। उसका तनाव बढ़ रहा था। कैनेडी उसे मुक्त नहीं कर सका। इसके अलावा उसकी वर्तमान स्थिति में युद्धाभ्यास बहुत खतरनाक हो गया था, क्योंकि विक्टोरिया ने उसे फिर से कार में बैठने से पहले ही अलग होने की धमकी दी थी। डॉक्टर ऐसा जोखिम उठाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्त को अपनी जगह पर बिठाया और लंगर की रस्सी काटने के विकल्प को स्वीकार कर लिया। विक्टोरिया ने हवा में 300 फीट की छलांग लगाई और सीधे उत्तर की ओर अपना रास्ता बना लिया। फर्ग्यूसन के पास तूफान से पहले भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और जल्द ही अपने ही उदास विचारों में खो गया। कुछ क्षणों की गहन चुप्पी के बाद वे कैनेडी की ओर मुड़े, जो भी वहां चुपचाप बैठे थे। हमने शायद ईश्वर को लुभाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा। ऐसी यात्रा करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। और बोलते समय उनके मुंह से दुख की एक आह निकल गई। बस कुछ ही दिन हुए हैं, खिलाड़ी ने जवाब दिया, जब से हम इतने सारे खतरों से बच निकलने पर खुद को बधाई दे रहे थे। हम तीनों ही हाथ मिला रहे थे। बेचारा जो, दयालु और उत्कृष्ट स्वभाव, बहादुर और स्पष्ट हृदय। अचानक धन की खोज से एक पल के लिए चकित होकर उसने स्वेच्छा से अपने खजाने का त्याग कर दिया। और अब वो हमसे बहुत दूर है, और हवा हमें अप्रतिरोध्य गति से और भी दूर ले जा रही है। आइए, डॉक्टर, यह मानते हुए कि उसे झील के किनारे रहने वाले आदिवासियों के बीच शरण मिल गई होगी, क्या वह वैसा नहीं कर सकता जैसा हमसे पहले वहां आने वाले यात्रियों ने किया था, डेनहेम की तरह, बार्थ की तरह? वे दोनों आदमी अपने देश वापस चले गए। आह, मेरे प्यारे डिक, जो को इस भाषा का एक भी शब्द नहीं आता, वह अकेला है और उसके पास कोई संसाधन नहीं है। जिन यात्रियों की तुम बात कर रहे हो, उन्होंने अपने सरदारों को पहले से बहुत सारे उपहार भेजे बिना और इन अभियानों के लिए प्रशिक्षित और सशस्त्र अनुरक्षकों से घिरे बिना आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। फिर भी वे सबसे बुरे किस्म के कष्टों से बच नहीं सके। तो फिर तुम हमारे साथी के भाग्य के बारे में क्या सोच सकते हो? ये सोचना भयानक है, और यह मेरे लिए अब तक की सबसे बुरी आपदाओं में से एक है। लेकिन हम फिर आएंगे, डॉक्टर। वापस आओ, डिक। हाँ, अगर हमें गुब्बारा छोड़ना पड़े, अगर हमें पैदल ही लेक चैड लौटने के लिए मजबूर होना पड़े और बोनो के सुल्तान से संपर्क करना पड़े। अरबों ने पहले यूरोपीय लोगों की अप्रिय याद को बरकरार नहीं रखा है। मैं आपके पीछे चलूंगा, डॉक्टर, शिकारी ने जोर देकर कहा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हम वापस न लौटने की बजाय इस यात्रा को जारी रखने का विचार छोड़ देंगे। जो हमारे लिए खुद को भूल गया, हम उसके लिए खुद को बलिदान कर देंगे। इस संकल्प ने इन दोनों व्यक्तियों के दिलों में कुछ उम्मीद जगाई। वे एक ही प्रेरणा में मजबूत महसूस कर रहे थे। फर्ग्यूसन ने तुरंत विपरीत धारा में जाने के लिए हर संभव प्रयास किया, ताकि वह फिर से लेक चैड तक वापस आ सके, लेकिन उस समय यह असंभव था, और पेड़ों से पूरी तरह खाली जमीन पर और ऐसे तूफान के साथ उतरना भी असंभव था। इस तरह विक्टोरिया टिब्बस के देश से गुजरी, बेला देल जेरीद को पार किया, जो कॉन्टों का रेगिस्तान है जो सूडान की सीमा बनाता है,
और रेत के रेगिस्तान में आगे बढ़ी, जिस पर कई कारवां के लंबे लंबे रास्ते थे जो वहां से गुजरते और वापस आते थे। वनस्पति की आखिरी पंक्ति जल्द ही धुंधले दक्षिणी क्षितिज में खो गई, अफ्रीका के इस हिस्से के मुख्य मरुद्यान से ज्यादा दूर नहीं, जिसके 50 कुएं शानदार पेड़ों की छाया में हैं, लेकिन इसे रोकना असंभव था। एक अरब शिविर, धारीदार सामान के तंबू, कुछ ऊंट जो रेत पर अपने सांप जैसे सिर और गर्दन फैलाए हुए थे, इस एकांत को जीवन देते थे। लेकिन विक्टोरिया एक उल्का की तरह तेजी से गुजरी और इस तरह 3 घंटे में 60 मील की दूरी तय की, बिना फर्ग्यूसन के उसे रोकने या उसका मार्गदर्शन करने में सक्षम हुए। हम रुक नहीं सकते, हम उतर नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा। ना कोई पेड़, ना कोई जमीन, तो क्या हमें सहारा के पार खदेड़ दिया जाएगा? निश्चित रूप से, स्वर्ग वास्तव में हमारे खिलाफ है। वो एक प्रकार के हताश क्रोध के साथ ये शब्द बोल रहा था, जब अचानक उसने देखा कि रेगिस्तान की रेत धूल के घने बादल के बीच ऊपर उठ रही है और विपरीत धाराओं से प्रेरित होकर हवा में घूम रही है। इस बवंडर के बीच एक पूरा कारवां, अव्यवस्थित, टूटा हुआ और ढहा हुआ, रेत के एक हिमस्खलन के नीचे गायब हो रहा था। ऊंट एक साथ फेंके गए, सुस्त और दयनीय कराहें बोल रहे थे। उस धूल भरे और दमघोंटू बादल से निराशा की चीखें और चीखें निकल रही थीं, और समय समय पर एक रंगीन परिधान अपने चमकीले रंगों के साथ दृश्य की अराजकता को काटता था, और कराहना और चीखना सब पर सुनाई देता था। विनाश के इस तमाशे के लिए एक भयानक संगत। कुछ ही समय में रेत सघन ढेरों में जमा हो गई, और वहां, जहां तक आंखें देख सकती थीं, समतल मैदान फैला हुआ था, अब पहाड़ियों की एक पंक्ति उभरी हुई थी, जो अभी भी नीचे से हिल रही थी, एक पूरे कारवां की विशाल काब्र। डॉक्टर और कैनेडी भावनाओं से पीला पड़कर इस भयावह दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वे अब अपने गुब्बारे को संभाल नहीं पा रहे थे, जो कि प्रतिस्पर्धी धाराओं में चक्कर लगा रहा था और गैस के विभिन्न फैलावों का पालन करने से इनकार कर रहा था। वायुमंडल के इन भंवरों में फंसकर यह इतनी तेजी से घूम रहा था कि उनके सिर घूम रहे थे, जबकि कार एक ही समय में हिंसक रूप से आगे पीछे हो रही थी। शामियाने के नीचे लटके हुए उपकरण आपस में टकरा रहे थे, मानो वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सपिल के पाइपर पर टूटने की धमकी देते हुए इधर उधर मुड़ रहे थे, और पानी की टंकियां जोरदार शोर के साथ हिल रही थीं। हालांकि 2 फीट की दूरी पर हमारे विमान यात्री एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन मजबूती से बंधे हाथों से वे रस्सी से चिपके हुए थे और तूफान के प्रकोप के खिलाफ खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कैनेडी अपने बालों को अपने चेहरे पर फैलाए हुए बिना कुछ बोले देख रहा था, लेकिन इस जानलेवा खतरे के बीच डॉक्टर ने अपनी सारी हिम्मत वापस पा ली थी, और उसके चेहरे पर उसकी भावना का कोई संकेत नहीं दिखा, यहाँ तक कि जब आखिरी बार जोरदार घुमाव के बाद विक्टोरिया एक अप्रत्याशित शांति के बीच अचानक रुक गई। उत्तरी हवा ने अचानक अपना प्रभुत्व जमा लिया था और अब उसे उसी तेजी से उसी रास्ते से वापस ले जा रही थी जिस रास्ते से वह सुबह गुजरी थी। कैनेडी चिल्लाया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो इसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे डिक, मैं इस पर संदेह करके गलत था। वो हमसे बेहतर जानता है, और यहाँ हम उन जगहों पर लौट रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उन्हें फिर कभी देखेंगे। देश की सतह, जो उनके आने के समय इतनी समतल और सपाट लग रही थी, अब तूफान के बाद समुद्री लहरों की तरह उछली और असमान लग रही थी। पहाड़ियों की एक लंबी कतार, जो अभी तक अपने स्थान पर नहीं बैठी थी, रेगिस्तान में दरार डाल रही थी। हवा जोर से बह रही थी और गुब्बारा वायुमंडल में उड़ रहा था। हमारे विमान यात्रियों द्वारा ली गई दिशा सुबह की दिशा से कुछ भिन्न थी, और इस प्रकार लगभग 9 बजे स्वयं को चैड झील की सीमा के पास पाने के बजाय उन्होंने देखा कि रेगिस्तान अभी भी उनके सामने फैला हुआ था। कैनेडी ने परिस्थिति पर टिप्पणी की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर ने जवाब दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दक्षिण की ओर लौटना है। हम बोनो, वुडी या कोहुका के कस्बों से होकर गुजरेंगे, और मुझे वहां रुकने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यदि आप संतुष्ट हैं, तो मैं भी संतुष्ट हूँ, स्कॉट ने उत्तर दिया। लेकिन भगवान करे कि हमें रेगिस्तान पार करने के लिए मजबूर न होना पड़े, जैसा कि उन दुर्भाग्यपूर्ण अरबों को करना पड़ा था। हमने जो देखा वह भयावह था।
अक्सर ऐसा होता है, दिक रेगिस्तान में ये यात्राएं समुद्र पार की यात्राओं से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। रेगिस्तान में समुद्र के सभी खतरे हैं, जिसमें डूब जाने का जोखिम भी शामिल है, और इसके अलावा असहनीय थकान और अभाव भी हैं। मुझे लगता है कि हवा में कुछ नरमी के लक्षण दिख रहे हैं। रेत धूल कम घनी है, सतह की उतार चढ़ाव कम हो रहे हैं, और आसमान साफ हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। अब हमें अपने चश्मे से ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि एक भी बिंदु छूट न जाए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, डॉक्टर, और मेरी जानकारी के बिना कोई भी पेड़ नहीं दिखेगा। और अपने वचन के अनुरूप कार्य करते हुए, केनेडी ने दूरबीन हाथ में लेकर कार के अगले हिस्से में अपना स्थान ग्रहण किया।